नमस्कार। आपदा और उसके समाधान के खास कार्यक्रम आपदा का सामना के एक और खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृतिका। आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे हिमनद झील और उसके जोखिम की। दरअसल ग्लेशियर के पिघलने से पहाड़ों में इकट्ठा हुआ पानी बड़ी झील का रूप ले लेता है और लगातार ये पानी बढ़ने की वजह से इसकी सीमा जो होती है वो भी टूट जाती है, जिसके बाद में भारी मात्रा में पानी जो है वो पहाड़ों के किनारे किनारे होते हुए नीचे बहने लगता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि भारत में आखिर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे ज्यादा इससे असुरक्षित हैं। साथ ही हिमनद झील को जोखिम जो है उससे हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे उसे कम कर सकते हैं, साथ ही उससे निपटने में हमारे सामने क्या कुछ चुनौतियां आती हैं। इसके अलावा एनडीएमए की तरफ से क्या कुछ कदम इससे निपटने के लिए उठाए जाते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश आज के इस खास अंक में हम करेंगे और साथ ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं और साथ ही ऑनलाइन भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। उनसे सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में जूम के जरिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं डीसी राणा जी, स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश से। डीसी राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ में स्टूडियो में इस वक्त डॉक्टर तापस रंजन मारथा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि इसरो हैदराबाद NRSC से है, वैज्ञानिक हैं। मारथा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन की तरफ से डिप्टी हेड दिव्या कश्यप जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद। दिव्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सबसे पहला सवाल लेते हैं डीसी राणा जी से। डीसी राणा जी, ग्लोफ जो कि एक कहीं ना कहीं बहुत अलग शब्द है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर इस शब्द के मायने क्या है, इसका सरल जो भाषा होती है जो आम व्यक्ति के लिए समझ में आए, उस भाषा में इसका अर्थ हमें समझा दीजिए। जैसा हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उनके पिघलने से बहुत सारी लोकेशन पे जहां पे पानी इकट्ठा हो सकता है वो पानी इकट्ठा हो रहा है। वो ग्लेशियर्स के स्नाउट जो है, स्नाउट कहते हैं जिसको ग्लेशियर का माउथ है, वहां पे भी हो सकता है और ग्लेशियर के बीच में भी हो सकता है जी। और जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, ग्लेशियर हमारे रिट्रीट हो रहे हैं, उससे पानी इकट्ठा हो रहा है जो एक लेक का रूप धारण कर रहा है और उसको हम बेसिकली ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। जी, तो आखिर इससे निपटा कैसे जा सकता है? देखिए, ये एक नई चुनौती है जो आपदा प्रबंधन के लिए हमारे सामने है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम इन लेक्स को मैप करें। इन लेक्स की हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, कहाँ पे है, उसका कितना साइज है, क्या लेक बढ़ रही है, कम हो रही है, कहीं बस्ट होने की स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहला तो है कि उसकी हम मॉनिटरिंग करें जी। मॉनिटरिंग करने के बाद उसकी अर्ली वार्निंग का सिस्टम हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, ताकि जैसे कहीं लेक बर्स्ट होती है तो डाउनस्ट्रीम जो है वो बहुत सारे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी हैबिटेशंस हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, उनको उससे खतरा हो सकता है। और लोगों को अगर लेक से पानी निकलता है, वो बर्स्ट होती है, तो हम लोगों को टाइमली वार्न कर सकें। और यदि संभव हो, बहुत सारे सिचुएशन में संभव भी हो सकता है कि हम लेक के पानी को ग्रेजुअली जो है वो निकाल लें जी। उससे जो बड़ा खतरा है उसको टाला जा सकता है। जी, शुक्रिया सर। अगला सवाल तापस जी मेरा आपसे है। जिस तरीके से देखा जाए तो ये झीलें आखिर कैसे बनती हैं और कितने प्रकार की ये झीलें होती हैं, उसको आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि राणा जी ने बताया, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियल मेल्टिंग ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये मेल्ट वाटर जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अभी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ग्लेशियर का जो स्नाउट पोर्शन होता है, वहाँ का जो अग्रभाग होता है, वहाँ पे एक मोरेन डिपॉजिट रहता है। मोरेन होता है टूटे हुए पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है, वो सॉलिड नहीं होते। वैसे ही पार्श्व भाग में भी उसका लैटरल मोरेन होता है। सो ये लैटरल मोरेन और टर्मिनल मोरेन जो चारों तरफ से एक बांध बनाया जाता है ग्लेशियर के सामने, जिसके कारण पानी जमा होता है। और ये ग्लेशियर जो हिमनद की जो झील है वो ग्लेशियर के ऊपर होते हैं। ग्लेशियर के सामने ऊपर होने से उसको पेरीग्लेशियर लेक बोलते हैं, सामने होने से उसको सुप्रा ग्लेशियर लेक बोलते हैं। जी,
अगला सवाल दिव्या मैम आपसे है, इसके आखिर जो जोखिम होते हैं उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, उनको कैसे हम कम कर सकते हैं? धन्यवाद कृतिका जी। अभी राणा साहब ने भी बताया जो ग्लोफ के जोखिम है उससे उसको मैनेज करने के लिए 3 पहलुओं पर काम करना ज़रूरी है जी। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे झील फटने के जो उससे नुकसान होने का डर है उसको कम करने की कोशिश करें। जैसा कि राणा जी भी कह रहे थे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो इस झील का स्तर है, जल का स्तर है इस झील में, उसको कम करने की कोशिश करें, जिसके लिए हम लोग टनल्स बना सकते हैं, पाइपें लगा सकते हैं। और एक और चीज़ हम करने की कोशिश कर सकते हैं कि इसके आसपास जो बांध अभी जो तापस साहब जी बोल रहे थे उनको सुदृढ़ करने की कोशिश करें। दूसरा जो बहुत ज़रूरी है वो है कि जहाँ पर भी ऐसी झीलों के फटने से जोखिम होने की आशंका हो, ऐसी जगहों का मानचित्र बनाएं। वहाँ पर हम लोग योजनाएं, जो लैंड यूज़ प्लानिंग होती है, उसे इस तरह किया जाए ताकि वहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य ना हो जहाँ पर भी हाई रिस्क एरिया है। तीसरा बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वहाँ जो आबादी रहती है उसको समय पर हम एक तरह की वार्निंग दे सकें, अर्ली वार्निंग जिसको कह सकते हैं, उनको चेतावनी दे सकें, उनको प्रशिक्षण दें कि यहाँ पर अगर ऐसा कभी बाढ़ आने की संभावना हो तो वहाँ से वो उस जगह को निकास कर सकें और ऊंचे क्षेत्र में जा सकें। जी शुक्रिया दिव्या जी। अगला सवाल डीसी राणा जी मेरा आपसे है। आपसे मेरा सवाल ये है कि GLOF ग्लोफ आखिर इसका प्रभाव क्या है, इसे कैसे हम रोक सकते हैं और ये आखिर होता क्यों है? ग्लोफ बेसिकली अभी हमारे पास रिसेंट एग्जांपल सिक्किम का है और सिक्किम से पहले केदारनाथ ट्रेजेडी है, उसमें भी ग्लोफ का रोल रहा है और ये दोनों बहुत रिसेंट हमारे पास एग्जांपल है। जैसे आप केदारनाथ में देखेंगे तो एक लेक थी, ऊपर भारी बारिश थी और वो लेक बर्स्ट हुई, उसके करके बहुत ज़्यादा तबाही हुई और काफ़ी ज़्यादा मानव जीवन की क्षति हुई इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा। सिक्किम में आप अभी अक्टूबर में देखेंगे जिस तरह की तबाही ग्लोफ करके हुई, ग्लोफ बर्स्ट हुई और ग्लोफ बर्स्ट होने करके इवन नीचे जो रिवर में जो डैम था वो डैम भी उड़ गया और 85 के करीब लोगों की कैजुअलिटीज हुई, बहुत सारे लोग मिस हुए। तो ये एक बहुत ज़्यादा तबाही का कारण बनता है क्योंकि पानी एकदम से निकलता है और उसके निकलने से नीचे जो डाउन स्ट्रीम है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है और उसके पाथ में जो भी आता है, चाहे वो हैबिटेशन है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा जो है उसको नुकसान होता है। तो इस करके ग्लोफ के 2 रिसेंट एग्जाम्पल अभी हमारे पास इंडिया में ही हैं और पास्ट में हालांकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिनन है कि ग्लोव्स एक नया चैलेंज जो है वो मानव जीवन के लिए उभर के सामने आया। जी शुक्रिया डीसी जी। तापस जी, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले दिव्या मैम ने जिक्र किया कि मैपिंग होनी चाहिए, तो क्योंकि आप NRSC से जुड़े हुए हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से मैपिंग की आप इसरो में भी काम कर रहे हैं, ऐसे में कार्यरत हैं वहाँ पर, तो क्या भारत में जितनी झीलें हैं उनकी कोई मैपिंग या इस तरह से किया गया जिससे कि हम ये जान पाए कि आखिर भारत में कितनी झीलें हैं जो कि हिमालय के क्षेत्र में आती हैं, वो कितनी बड़ी हैं, कितनी छोटी हैं, कितना नुकसानदायक हैं? हाँ, इस मामले में NRSC ने काफ़ी विस्तार से स्टडी किया हुआ है। उपग्रह के चित्र के माध्यम से ये स्टडी हुआ है और ये स्टडी में हमने ये पाया गया है, एक ग्लासियल जो हिमनद झील के सूची जारी किया हुआ है, उसमें वही झील जो 0.25 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऊपर है उसको हमने मैपिंग किया हुआ है। ऐसा करके हमने हिमालय के पहाड़ी इलाके में 3 रिवर बेसिन आते हैं, पश्चिम में सिंधु रिवर बेसिन, मध्य भाग में गंगा रिवर बेसिन और पूर्व भाग में ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तीनों रिवर बेसिन को काफ़ी डिटेल से मैपिंग हुआ है और टोटल 28,000 से ज़्यादा ये तीनों रिवर बेसिन जो कि भारत को छोड़ के नेपाल, भूटान, तिब्बत और काफ़ी अन्य देश को भी कवर करता है, उसमें 28,000 से ज़्यादा लेक मैप हुआ है और ख़ास करके अपने भारत में 7,500 में ज़्यादा हिमनद झील उपस्थित है। जी, तो यानी कि हम ये मान के चलें कि मैपिंग पूरी हो चुकी है और उससे हमें अंदाज़ा
लग सकता है। और हमारा खास कार्यक्रम लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार एक स्कूल की कई सारी छात्राएं भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो आज के इस टॉपिक को लेकर अपने सवाल हमारे मेहमानों से पूछेंगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चक्रवात के दौरान हवा की गति तेज रहती है। तेज हवा के दौरान साधारण सी वस्तु भी घातक साबित हो सकती है। अपने आसपास किसी भी नुकीले सामान जैसे टूटे पेड़ों के लट्ठों, बिजली की लाइनों, खंभों आदि को खुला न छोड़ें। साथ ही क्षतिग्रस्त मकान भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अपने घर में मजबूत खिड़कियां और दरवाजे लगाकर उसे सुरक्षित बनाएं। बिजली की नंगी तारों तथा गैस और पानी की फिटिंग में दरारों पर खास ध्यान दें। इनका रखरखाव तथा मरम्मत नियमित रूप से कराते रहें। अपने घर को सही मायनों में सुरक्षित बनाएं। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। A cyclone can be disastrous for your house, damage your property, and destroy everything you have. But it need not wipe out your life entirely. Simple objects can be extremely useful and life-saving in case you get stuck in a cyclone. Stock of fresh water. Keep an emergency kit ready. A first aid box, strong ropes, lanterns, battery-operated torches, and extra batteries. Dry food, candles, matchboxes, and kerosene. Also, do not forget to keep your important documents in a waterproof bag. Be smart, be prepared. Issued in public interest by NDMA, Government of India. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ इस वक्त कई सारे छात्राएं इस वक्त जुड़ी हैं लेडी इरविन स्कूल से, दिल्ली से वो आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है बच्चियों आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आप में से कोई भी बच्ची अगर अपना सवाल हमारे मेहमानों से पूछना चाहे तो वो पूछ सकती हैं। मेरा नाम अभिनंदना चौहान है। मैं लेडी इरविन स्कूल से कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भारत के कौन कौन से राज्य ग्लोव से असुरक्षित हैं? तापस जी। हाँ देखो बच्चे, ये तो कहना उतना आसान नहीं है, लेकिन एनआरएसी ने जो उपग्रह चित्र माध्यम से स्टडी करके डाटाबेस बनाया है, उसको आप स्टडी करेंगे तो ये मालूम चलता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है जो पूर्वी भाग में मिला जाता है, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये दो स्टेट जो है ये ग्लोव डिजास्टर के लिए काफ़ी प्रोन है। और वैसे देखा जाए तो लद्दाख एरिया ये भी काफ़ी ग्लोव डिजास्टर के लिए प्रोन है। शुक्रिया सर। अगला सवाल। मेरा नाम रिया गुप्ता है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि ग्लोव के क्या साइन और सिम्टम्स हैं जिनसे हम ये जान सके कि वो कब आएंगे या कैसे आ सकते हैं? दिव्या कश्यप जी, मैं चाहूँगी इसका जवाब आप दें। ग्लोव का जो एक साइन जो कि आपको सबसे पहले दिखाई देता है वो है जल के स्तर का, नदी में जल के स्तर का ऊंचा होना। ये एक ऐसा साइन है जिससे पता लग जाता है कि यहाँ पर बड़ी तेज़ी से बाढ़ आ रही है और वो बहुत जल्दी ऊपर बढ़ता है। और इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ स्टूडियो में आने से पहले मैं तापस जी से भी बात कर रही थी, तो उन्होंने भी समझाया कि जब ऐसा ग्लोव का जब डिज़ास्टर होता है या ऐसा कोई आपदा घटती है, तब उस समय जो पानी का रंग है वो बाढ़ में जब रेगुलर सिचुएशन में ब्राउन कलर का, मतलब भूरे रंग का होता है, जबकि जब ग्लोव की बाढ़ होती है उस समय उसका रंग ग्रे कलर का होता है। तो ये एक दो ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको, साइंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। अभी जो सिक्किम में भी बाढ़ आई उसमें लोगों का कहना है कि वहाँ पर रहने वाले जो पशु थे वो थोड़ा उन्होंने शोर मचाना भी शुरू कर दिया। अब ऐसा कोई, इसका कोई वैज्ञानिक पढ़ाई नहीं की गई है इस चीज़ पर ऐसे भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। शुक्रिया दिव्या जी। अगला सवाल बच्चियों।
मेरा नाम काशवी है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ जी। मेरा प्रश्न यह है कि ग्लोव की स्थिति आने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डीसी राणा सर, मैं चाहूंगी कि इस बच्ची का सवाल का जो जवाब है वो प्लीज आप दें। काशवी का जो प्रश्न है उस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि जैसे बेसिकली ग्लोव से जो नुकसान होगा वो ये होगा कि डाउनस्ट्रीम यदि आपकी हैबिटेशन जो है, आप अगर पानी के नज़दीक हैं तो आपको पानी से दूर जाना है, उसके फ्लडिंग का जो एरिया है उससे दूर जाना है। अगर मान लिया आप कहीं रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, रोड जो है वो नदी के बहुत नज़दीक है, तो हमें सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए। कहीं ब्रिज के पास है तो ब्रिज से दूर जाना चाहिए। और इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर अर्ली वार्निंग टाइमली हो तो शायद हम उस पर ज़्यादा अच्छी तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्लोव का जो फ्लडिंग का जो फ्लो है, जो उसकी इंटेंस वेलोसिटी है वो बहुत तेज़ होती है। तो इस करके बहुत आवश्यक है, यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और ऐसे डाउनस्ट्रीम एरिया में रहते हैं जहाँ पे ऊपर ग्लेशियर्स में हमारी ग्लोव्स हैं, सो अगर इस तरह की जो है लेक्स हैं तो वहाँ से जो है उसके प्रति जानकारी होनी चाहिए। और हमें जैसे साइंस अभी हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बताया उसके प्रति सजग रहना चाहिए। और पानी बढ़ता है तो एकदम से पानी से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डीसी राणा जी बच्चियों के सवालों का जवाब देने के लिए। और बच्चों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये खास कार्यक्रम जो है वो यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ। चक्रवात में बाहर फंस गए हैं? बंटी के रेडियो से सीखें कैसे बचें। क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश ना करें, उनसे दूर रहें। हाँ, मुझे इस कच्ची इमारत में नहीं जाना चाहिए। कभी भी पेड़ या बिजली के खंभे के नीचे ना खड़े हों। इस पेड़ के नीचे भी नहीं रुकना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके एक सुरक्षित और मजबूत इमारत के आश्रय की तलाश करें और आश्रय लें। ये पक्की इमारत, यहीं रुक जाता हूँ। तूफान तो रुक गया। साइक्लोन के एकदम शांत हो जाने से सावधान रहें। जब चक्रवात का केंद्र आता है तो हिंसक हवाएं रुक जाती हैं, किंतु कुछ समय में दोबारा शुरू हो जाती हैं। आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करें। तूफान गुजर चुका है, लेकिन सावधानियां बरतते रहें। समझदार रहें, जो रखें तैयारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। साइक्लोन यानी चक्रवात की भविष्यवाणी पहले से की जा सकती है। भारत सरकार अब सोशल मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर समय पर इसकी चेतावनी देती रहती है। आप सभी के लिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। चक्रवात के दौरान रेडियो सुनने, टीवी देखने तथा समाचार पत्र पढ़ने मात्र से आप अपनी और अपने आसपास कई लोगों की जान बचा सकते हैं। चक्रवात की चेतावनी एसएमएस के जरिए भी दी जाती है, इसलिए अपने मोबाइल फोन हमेशा चार्ज रखें। केवल आधिकारिक चेतावनी पर ध्यान दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। चक्रवात से बचा जा सकता है, तैयारी में ही समझदारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ में तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही डीसी राणा जी इस वक्त ऑनलाइन जूम के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। राणा जी, जिस तरीके से ग्लोव की अगर बात करें तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ चुनौतियां आती हैं, और अब से कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे साइंस को लेकर, तो उसके बारे में भी एक बार फिर से प्रकाश डालिए। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हम 1993 से जो ग्लोव्स हैं हिमाचल में उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज के समय में हमारे पास 1154 के करीब ग्लोव्स हैं जो अलग अलग लेक्स हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे हैं। इसमें से एक लेक हमारी आज के समय में लगभग 105 हेक्टेयर की है और उसका पानी का कलर जो है वो काफ़ी नीला हो गया है, काफ़ी गहरा हो गया है।
और हम इसको हर साल मैप कर रहे हैं। अब ये फिजिकली वेरीफाई करना सारी लेक्स के लिए संभव नहीं होता जी, लेकिन आज का जो टेक्नोलॉजी की जो उपलब्धता है उसके माध्यम से हम इनको देखते रहते हैं और इसको आगे किस तरह से इनकी मॉनिटरिंग इंप्रूव करें, अर्ली वार्निंग हम वो करें, डाउनस्ट्रीम एरिया में जो हमारी हैबिटेशंस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट करें या रीलोकेट करें। तो ये डिफिकल्ट काम है। अब कई हैबिटेशंस ऐसी हैं जो कई सालों से वहां लोग रह रहे हैं, अब उन वहां से हटाना, दूसरी जगह ले जाना एक चैलेंज है। बिल्कुल, लेकिन ये सारी स्थितियां हैं जिन पे निपटने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में ग्लोव से जो नुकसान है वो उसको कम से कम किया जा सके। जी डीसी राणा जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये आपदा है तो इस आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों की तरफ से क्या कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही जो तमाम एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां, वो किस तरीके से इसमें अपना योगदान दे रही हैं? जैसे मैंने कहा कि अब हम सचेत हैं एज अ नेशन की ग्लेशियर लेक्स एक पोटेंशियल थ्रेट है जी, एक हैजर्ड है जिसको निपटने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो जैसा सबसे आता में उनके बारे में जानकारी जुटाएं, लेक्स कहाँ पे हैं, किस लोकेशन में हैं, कौन सी लेक्स जो है वो बड़ी हो रही है क्योंकि जो पानी है वो तो पिघल रहा है, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं और उनके पिघलने से लेक का वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, लेक क्या बर्स्ट होने की स्थिति में तो नहीं है। यदि बर्स्ट होगी तो आप मॉडलिंग करके डाउनस्ट्रीम एरिया में देखें, रिवर एरिया में देखें कि कहाँ पे डैमेज हो सकता है जी, और उसके बाद हम उनको ड्रेन करने के लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं तो ड्रेन करें। अदरवाइज हमारा बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, रिस्पॉन्स बेहतर हो ताकि अगर वो डैमेज हो, अगर लेक बर्स्ट हो तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। अब हमारे जैसे इसरो है, एनआरएससी है, सीडब्ल्यूसी है जी, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, हम उनके साथ सभी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और एक कार्य योजना पे भी काम हो रहा है ताकि आने वाले टाइम में इस चुनौती से निपटा जा सके। जी दिव्या जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है चुनौतियों को लेकर के कि इस तरीके की अगर कोई भी आपदा आती है तो उसमें कौन कौन सी चुनौतियां ऐसी होती हैं जिनका सामना हमें, हमारी टीम को करना पड़ता है? सबसे पहले तो ज़रूरी है, और अभी राणा साहब ने भी कहा कि हमारे पास ऐसी लेक्स, ऐसी झीलों की सूची होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन से एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऐसी बाढ़ आने की संभावना है जी। हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसे जोखिम के साथ इसका प्रबंधन करना किस तरह से है, हम कैसे, अगर अर्ली वार्निंग हमें पता मिलेगी उसको कैसे लोगों को हम बताएंगे कि अब आप यहाँ से, ऐसे इलाकों में से अब आप यहाँ से हट जाइए, यहाँ से बाहर निकल जाइए, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। ये सब काफ़ी जटिल काम है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी है ये समझना ऐसी कौन सी झील है जिसमें कि ऐसे ग्लोव का घटना होने का संभावना है जी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अभी भी बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे तकनीकी कार्य होने रहते हैं। हमें ये नहीं मालूम है कि कौन सी, अभी तापस साहब ने बात किया कि 7,500 से ज़्यादा ऐसी झीलें हैं। अब इनमें से कौन सी झील में ऐसी घटना होने की संभावना है ये आज भी हमें नहीं मालूम है। इस पर अभी बहुत ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत है। जी, शुक्रिया दिव्या जी। तापस सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आप खुद इस वक्त वैज्ञानिक और इसरो में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कई सारी चीज़ों को लेकर के लगातार आप देखते होंगे, टेक्नोलॉजीज भी कई सारी आ रही हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस आपदा से निपटने के लिए क्या किसी प्रकार की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का सहारा इस वक्त लिया जा रहा है या आगे आने वाले समय में? हाँ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इसका जवाब दो भाग में देना चाहूँगा जी। पहले हमारे पास अभी इसरो के पास हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस है जी, जिसको इस्तेमाल करके हम एक डिटेल स्टडी कर सकते हैं। उसके द्वारा हम जो ग्लेशियर लेक का साइज और जो मैंने बताया अभी, जो उसका पार्श्वभाग और अग्रभाग में जो मोरेन है उसका साइज, वो सब चीज़ डिटेल में हम मैपिंग कर सकते हैं और एक उसका
एक प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कि वो झील फेल्योर होगा कि नहीं होगा। जी। और मैं दूसरा जो मैं बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट बात जो है कि अभी आगे भारत और अमेरिका के सहयोग से बना हुआ नया सैटेलाइट नाइसर वो अगले साल लॉन्च होने वाला है। ये नाइसर सैटेलाइट का जो मेन पर्पस है वो है कि भू जोखिम और ये ग्लॉफ, ये सारे चीज जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, ग्लॉफ हो गया, आपको जैसे पता है हिमनद की गतिशीलता को नापना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो एक नया टेक्नोलॉजी जो है सार इंटरफेरोमेट्री, उस पे हम उसका जो धीमा जो गति है उसको हम काफ़ी बारीकी से माप सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा NRSA के साथ हमारे जो इसरो के अन्य सेंटर है जैसे कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है, यहाँ की वैज्ञानिक भी इसमें लगे हुए हैं कि कैसे सारे पैरामीटर्स को हम मैप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रिमोट एरियाज है। सैटेलाइट के माध्यम से हम उसको डिटेल मैपिंग कर सकते हैं कि आगे जाके हम उसका जो स्टडी करेंगे रिस्क असेसमेंट का वो आसान हो सके। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो आपने झीलों की संख्या तो बताई ही, लेकिन जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैम ने भी जिक्र किया कि क्या वो जो सैटेलाइट या जो हम मैपिंग की बात कर रहे हैं, क्या उसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि वो कितनी खतरनाक झील है? हाँ, जैसे मैंने बताया भारत में करीब 7,500 से ज़्यादा झील है जो कि 0.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। जी। ये जो सूची हमने प्रकाशित किया है NRSA ने, इसमें काफ़ी डिटेल में जानकारी भी दिया हुआ है, जैसे हर झील का क्षेत्रफल, उसका ऊंचाई और बेसिकली किस प्रकार के ये झील है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको हम आगे जाके ग्लाशियल ग्लॉफ रिस्क असेसमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिव्या जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि आखिर इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि विदेशों के साथ मिलकर के हम ऐसे कौन से कदम उठा रहे हैं इस आपदा से जुड़े हुए, जिससे कि इस आपदा पर हम जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं उनसे निपट सके हैं विदेशों के साथ मिलकर के? कृतिका जी, पिछले 4 साल से स्विट्जरलैंड की सरकार भारत की सरकार के साथ सहयोग कर रही है ग्लॉफ की आपदा और उसके जोखिम को समझने और उसका प्रबंधन करने के उपायों की तरफ। इसमें एक काम जो है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम को डिज़ाइन करना। जी। अगर ग्लॉफ का घटना हो जाती है उससे उसके रिस्क मैपिंग, हैज़र्ड मैपिंग तैयार करना, मानचित्रण तैयार करना, और बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया, अगर आपको झील का स्तर नीचे करना है उसके लिए जो मिटिगेशन मेजर्स हैं जी उनको डिज़ाइन करना। इन सब में जो स्विस विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो भारतीय विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे हैं। इसी सहयोग के अंतर्गत 2020 में NDMA ने गाइडलाइंस इशू की थी, ग्लॉफ गाइडलाइंस, जिनको कि आज पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी आपका, और साथ ही तापस सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। DC राणा जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने लगातार बात की कि किस तरीके से जो हिमनद झीलें हैं और उनका जोखिम जो है उससे कैसे निपटा जाए, उनसे निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और हम खुद किस तरीके से कदम उठा सकते हैं उनसे निपटने के लिए, क्या उसकी सिम्टम्स हैं, क्या उसके साइन हैं, हमें इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज के इस खास कार्यक्रम में हमने चर्चा की। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इन नियमित विषयों के साथ साथ आपको ये भी जानना है कि देश में क्या क्या हो रहा है। अंग्रेज हमारे देश को किस तरह से लूट रहे हैं, क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं। बताइए, कौन है आप? आजाद? चंद्रशेखर आजाद। छोड़ो विदेशी। आजाद को मारने वाला